चलिए आज बात करते हैं दक्षिण एशिया के राजनीतिक माहौल की। एक ऐसा इलाका जो बहुत जटिल है और दुनिया के लिए बहुत मायने भी रखता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात से। दक्षिण एशिया ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी के अलावा आखिर क्या है जो इस पूरे क्षेत्र को एक पहचान देता है? क्या है जो इन सारे देशों को जोड़ता है? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि दक्षिण एशिया आखिर है क्या, कौन कौन से देश हैं इसमें और इनकी आपस में क्या कड़ी है। अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। हर देश की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग कल्चर है। पर मजे की बात यह है कि इन सारे मतभेदों के बावजूद ये सभी देश एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका इतिहास एक जैसा रहा है, इनकी संस्कृति में बहुत कुछ कॉमन है और यहाँ तक कि इनके औपनिवेशिक अनुभव भी काफी मिलते जुलते हैं। अब देखते हैं कि इस साझा विरासत का नतीजा क्या निकला है। असल में इसने एक ऐसे क्षेत्र को जन्म दिया है जहां बहुत सारे विरोधाभास एक साथ देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम यहाँ की राजनीति को देखें, ये कमाल की बात है कि यहाँ लगभग हर तरह का पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा। एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ सैनिक शासन का भी असर दिखता है। कहीं राजशाही है तो कहीं एक पार्टी सिस्टम भी रहा है। इसको और करीब से समझते हैं। जैसे भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, वहीं पाकिस्तान में सेना का काफी प्रभाव रहा है। नेपाल में पहले राजशाही थी और भूटान में आज भी है। मतलब वैरायटी ही वैरायटी है। और ये जो राजनीतिक उथल-पुथल है ना, इसका सीधा असर इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में एक तरफ आर्थिक विकास की कोशिशें चलती रहती हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। एक अजीब सा तनाव है। तो अब जरा उन आम राजनीतिक मुश्किलों पर गौर करते हैं जो इन सभी देशों में बार बार देखने को मिलती हैं। वो कौन सी दरारें हैं जो इन्हें परेशान करती हैं? सबसे पहली और सबसे आम समस्या है सेना और लोकतंत्र के बीच की खींचतान। कई देशों में ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। दूसरी बड़ी चुनौती है जातीय संघर्ष, मतलब अलग अलग समुदायों के बीच टकराव, जो कई बार गृह युद्ध का रूप ही ले लेता है। और तीसरी बात, इस इलाके में एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति का होना, जिसका असर बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर पड़ता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असली उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का संघर्ष, नेपाल में लोकतंत्र और राजशाही के बीच की लड़ाई, श्रीलंका में हुआ जातीय गृहयुद्ध, बांग्लादेश में भी जातीय तनाव देखने को मिलते हैं। और भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक क्षेत्रीय शक्ति वाला समीकरण तो है ही। तो फिर सवाल ये है कि इन सारी मिलती जुलती चुनौतियों और तनावों का आखिर नतीजा क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सबसे अहम निचोड़ एक शब्द में है: परस्पर निर्भरता। मतलब ये देश चाहें या ना चाहें, इन सबका भविष्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसे बहुत अच्छे से ऐसे कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनौतियों से तो भरा है, लेकिन यहाँ मौके भी उतने ही हैं। और अगर स्थिरता चाहिए तो सहयोग, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और जब हम इस आपसी जुड़ाव की बात करते हैं तो भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है। अपने आकार और प्रभाव की वजह से पूरे क्षेत्र की स्थिरता में भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी सत्ता संघर्ष की, जिसे हम सत्ता का पेंडुलम कह रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत पाक प्रतिद्वंदिता के असल मुद्दे क्या हैं, बड़े युद्धों का इतिहास क्या रहा है, शांति की जो कोशिशें हुई वो कैसी थीं, और आखिर में आज की जो अस्थिर सिचुएशन है उसका विश्लेषण करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है सत्ता का पेंडुलम। देखिए, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान की विदेश नीति स्पेशली भारत को लेकर कैसी रही है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां असल में पावर किसके हाथ में थी, सेना के या फिर एक चुनी हुई सरकार के। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पाकिस्तान की कहानी को ना एक तस्वीर में दिखा देती है। आप देख सकते हैं कैसे सत्ता बार बार एक पेंडुलम की तरह मिलिट्री रूल और सिविलियन सरकारों के बीच झूलती रही है। ये कोई एक दो बार नहीं हुआ है, ये एक पूरा पैटर्न है, एक साइकिल है जो दशकों से चल रहा है। अब ये पैटर्न देखकर जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र इतना कमजोर क्यों रहा?
क्या वजह थी कि वहां चुनी हुई सरकारें टिकी नहीं पाती थीं? अच्छा, इसके पीछे ना कुछ बड़ी वजहें हैं। पहली जाहिर है सेना का बार बार तख्ता पलट कर देना। दूसरी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां खुद भी स्ट्रक्चर के तौर पर काफ़ी कमज़ोर रहीं। तीसरी एक और बड़ी वजह थी कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और वेस्टर्न देशों का मिलिट्री सरकारों को सपोर्ट करना। और हाँ, चौथी और शायद सबसे अहम वजह, भारत के साथ जो लगातार टेंशन बनी रही, उसने मिलिट्री को हमेशा एक पावरफुल और ज़रूरी इंस्टीट्यूशन बनाए रखा। तो पाकिस्तान के इस अंदरूनी डायनामिक को समझने के बाद अब चलिए उन बाहरी मुद्दों पर चलते हैं जो भारत पाकिस्तान के इस तनाव भरे रिश्ते की असली जड़ हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर बिना किसी शक के है कश्मीर का मुद्दा। 1947 से लेकर आज तक ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि ये दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और कह सकते हैं इमोशनल टकराव का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। फिर आता है एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद का। ये दोनों देशों के बीच टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है और इसने इतना ज्यादा अविश्वास पैदा कर दिया है कि किसी भी तरह की मीनिंगफुल बातचीत हमेशा मुश्किल हो जाती है। और फिर है सियाचिन ग्लेशियर। सोचिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा बैटलफील्ड है। ये संघर्ष की, इस दुश्मनी की बेरुखी का एक जीता जागता सिंबल है। एक ऐसी जगह जहां सैनिक दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरनाक मौसम से लड़ते हैं। यह दिखाता है कि इस दुश्मनी की कीमत कितनी भारी है। और देखिए, इन बड़े बड़े मुद्दों के अलावा भी छोटे मोटे लेकिन जरूरी विवाद हैं, जैसे सर क्रीक को लेकर समुद्री सीमा का विवाद हो या फिर सिंधु नदी के पानी के बंटवारे का मसला। ये सब मिलकर इस रिश्ते को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। तो जब इतने सारे मुद्दों पर लगातार टेंशन बनी रहे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये छोटी मोटी झड़पें कई बार बड़े और बहुत ही विनाशकारी युद्धों में बदल गईं। ये स्लाइड हमें उन 4 बड़े युद्धों का एक क्विक ओवरव्यू देती है। 1947-48 का पहला युद्ध, जिसने कश्मीर को बांट दिया और वो सीज फायर लाइन बना दी, जो आज भी टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। फिर 1965 का युद्ध हुआ, जो स्टेटस को बदलने की एक और कोशिश थी। 1971 का युद्ध तो सबसे डिसाइसिव था, जिससे बांग्लादेश बना, और शिमला समझौता हुआ, जिसने द्विपक्षीय बातचीत की नींव रखी। और फिर 1999 का कारगिल युद्ध, जिसने दुनिया को दिखाया कि न्यूक्लियर हथियारों के साये में जंग कितनी खतरनाक हो सकती है। मतलब हर एक जंग ने इस रीजन की पॉलिटिक्स पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ जंग और नफरत की नहीं है। इस खूनी इतिहास के साथ साथ शांति और बातचीत की कोशिशों का भी एक दौर चला है। हाँ, ये बात और है कि वो कोशिशें ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाईं। इन कोशिशों में सबसे जरूरी है 1972 के शिमला समझौते से निकला द्विपक्षीयता का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि भारत और पाकिस्तान अपने सारे मसले बिना किसी तीसरे देश के दखल के आमने सामने बैठकर खुद ही सुलझाएंगे। ये प्रिंसिपल आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और स्लाइड पर जो ये उदाहरण हैं, जैसे आगरा समिट या 2003 में LOC पर हुआ सीज फायर और वो दिल्ली लाहौर बस सेवा, ये सब इस बात का सबूत हैं कि रिश्ते हमेशा दुश्मनी वाले नहीं रहे। उम्मीद के और दोस्ती के छोटे छोटे पल भी आए हैं। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने इस पूरे खेल के नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए और इस संघर्ष को एक कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा मतलब है परमाणु हथियारों का आना। वो साल था 1998, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गए। अब इसके बाद एक फुल स्केल वॉर का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं था। इसका मतलब था दोनों तरफ ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसने एक बहुत ही खतरनाक चीज को जन्म दिया, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। मतलब दोनों साइड जानते हैं कि जंग शुरू करना एक तरह से सुसाइड करने जैसा होगा। तो आज की हकीकत क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सेना आज भी एक बहुत ही डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और डेमोक्रेसी नाजुक बनी हुई है, और इसका सीधा असर हम भारत पाक रिश्तों पर देखते हैं। ये रिश्ते बहुत अनस्टेबल हैं और इनमें अविश्वास की एक इतनी गहरी खाई है जो आसानी से भरती भी नहीं दिख रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर एक देश जो लड़ाई से पैदा होता है, वो अपने उस पड़ोसी के साथ एक मजबूत रिश्ता कैसे बना पाता है जिसने उसकी आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी? चलिए ऐसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले हिस्से से, एक राष्ट्र का जन्म और उसकी अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता के लिए किया गया संघर्ष। तो बांग्लादेश आखिर बना क्यों? इसके पीछे ना 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, बंगाली भाषा का दमन।
दूसरी ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा जबरदस्त आर्थिक भेदभाव और तीसरी वजह थी वेस्ट पाकिस्तान का बढ़ता पॉलिटिकल दबदबा। बस इन्हीं सब वजहों ने मिलकर आज़ादी के आंदोलन की आग भड़का दी। और फिर साल आया 1971 का। पाकिस्तानी सेना ने जब जुल्म की सारी हदें पार कर दी तो एक मुक्ति संग्राम छिड़ गया। और जानते हैं, इस बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर भारत सामने आया। उसने ना सिर्फ फौजी मदद दी बल्कि मानवीय सहायता भी पहुंचाई, और इसी मदद ने बांग्लादेश की आज़ादी का रास्ता एकदम साफ कर दिया। आज़ादी तो मिल गई बिल्कुल, पर लोकतंत्र की राह वो उतनी आसान नहीं थी। बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सफर रहा है ना, वो काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स 3 अलग-अलग फेजेस से गुजरी है। पहला दौर था 1971 से 75 तक, शेख मुजीबुर रहमान का शासन। उसके बाद आया एक लंबा दौर 1975 से 1990 तक, जब देश में मिलिट्री रूल था। और फिर फाइनली 1990 के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, जो आज तक चल रही है। इसी बीच ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में बदलाव करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक वन पार्टी सिस्टम ले आए जिसका नाम था बाकसाल। हालांकि यह सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चला। 1975 में उनकी हत्या के साथ ही इसका भी अंत हो गया। अच्छा, तो 1990 में जब डेमोक्रेसी वापस आई, तब से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर मेनली 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है। एक तरफ शेख हसीना की अवामी लीग और दूसरी तरफ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे हम बीएनपी के नाम से जानते हैं। मतलब सत्ता जो है इन्हीं दोनों के बीच घूमती रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र की ये राह फूलों भरी नहीं थी। देश के अंदर कई मुश्किलें थीं, जैसे कि धार्मिक और सेकुलर ताकतों के बीच टकराव, सेना और चुनी हुई सरकार के बीच टेंशन, फिर करप्शन के बड़े बड़े आरोप और माइनॉरिटीज़ पर हमले। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। 4000 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लंबाई है उस बॉर्डर की जो भारत और बांग्लादेश शेयर करते हैं। और यही आंकड़ा हमें इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, यानी भारत के साथ बांग्लादेश का वो रिश्ता जो बहुत गहरा भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। और ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, ये ज़रूरत का भी है। चलिए समझते हैं कि दोनों देशों के लिए एक दूसरे का साथ इतना ज़रूरी क्यों है। असल में दोनों देशों के हित 4 मेन एरियाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? ट्रेड यानी व्यापार, पानी के रिसोर्सेज, माइग्रेशन और सबसे जरूरी सिक्योरिटी। कह सकते हैं कि ये 4 पिलर्स हैं जिन पर दोनों का भविष्य टिका है। अब जाहिर सी बात है, जब रिश्ता इतना गहरा और लंबा हो तो उसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों देशों ने अपने आपसी विवादों को कैसे सुलझाया है और कैसे उन्हें सहयोग के मौकों में बदला है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 3 बड़े मुद्दे रहे हैं जिन्होंने इस रिश्ते को शेप दी है। पहला, नदियों के पानी का बंटवारा, दूसरा बॉर्डर मैनेजमेंट और तीसरा ट्रेड। एक एक करके देखते हैं कि इन पर क्या प्रोग्रेस हुई है। पानी के बंटवारे की बात करें तो 1996 की गंगा ट्रीटी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क थी। इसे पानी से जुड़े विवादों को सुलझाने में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट माना जाता है और ये इस बात का सबूत है कि डिप्लोमेसी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। अब बात करते हैं बॉर्डर की। ये दुनिया के सबसे लंबे लैंड बॉर्डर्स में से एक है, तो इसे मैनेज करना भी एक बड़ा काम है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक, बॉर्डर के बड़े बड़े हिस्सों पर फेंसिंग की गई और दूसरा, घुसपैठ और उग्रवाद को रोकने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम किया, जो सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड इम्बैलेंस था उसे कम करने के लिए और बांग्लादेश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भारत ने बांग्लादेश के कई सामानों को इंडियन मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। इससे दोनों के बीच ट्रेड को काफी बढ़ावा मिला। और अगर हम हाल के सालों की बात करें, खासकर 2009 के बाद की, तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिली है। कई लोग इसे अब तक का गोल्डन फेज भी कहते हैं। इस दौर में एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन बहुत बढ़ा है। तो आज की सिचुएशन क्या है, इसे 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो थोड़ी अनस्टेबल है। दूसरा, इकोनॉमी लगातार बेहतर हो रही है। और तीसरा, भारत के साथ रिश्ते पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। यही है आज का पूरा सिनेरियो। तो आज का हमारा सफर कुछ ही ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में इतने विरोधाभास क्यों हैं। फिर हम नेपाल और श्रीलंका की कहानियों में चलेंगे।
इसके बाद भारत का क्या रोल है ये समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि दक्षिण एशिया के एक होने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। देखिए, दक्षिण एशिया ना एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। यहाँ के देशों में आपको गहरे कल्चरल कनेक्शंस दिखेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पॉलिटिकल झगड़े भी कम नहीं है। और बस यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास हमारी आगे की बातचीत का बेस तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, और वो है नेपाल, एक देश जो राजशाही से गणतंत्र बना। ये सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा। तो नेपाल की कहानी दशकों में फैली है। आप देखिए, 1990 तक वहां राजशाही के कंट्रोल वाली एक दलीय पंचायत प्रणाली थी। फिर 1990 में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, लोकतंत्र तो आया, लेकिन असली पावर राजा के पास ही रही। और फिर 1996 से 2006 तक देश में एक हिंसक माओवादी विद्रोह फैल गया। बात इतनी बढ़ गई कि 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, बड़े पैमाने पर विरोध हुए और आखिर में 2007 में राजशाही को खत्म कर दिया गया। मतलब ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई थी लोकतंत्र के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई इतनी हिंसक क्यों हो गई? क्या वजह थी इस 10 साल लंबे विद्रोह के पीछे? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। सोचिए, देश में जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, समाज में भेदभाव और ऊपर से राजशाही पर लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। इन्हीं वजहों से आम लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा माओवादियों के साथ जुड़ गया और धीरे धीरे माओवादियों ने देश के बड़े बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल भी कर लिया। और इस पूरी लड़ाई का जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। 1996 से 2006 के बीच सोचिए, 13,000 से ज्यादा जानें गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस संघर्ष की वो कीमत है जो लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अच्छा, अब नेपाल से आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी केस स्टडी पर आते हैं, श्रीलंका। देखिए, नेपाल का झगड़ा पॉलिटिकल पावर को लेकर था, लेकिन श्रीलंका की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ का संघर्ष जुड़ा था जातीय पहचान से। श्रीलंका के समाज में ना एक बहुत बड़ी दरार थी, और ये दरार थी एथनिसिटी यानी जातीयता और धर्म के आधार पर। एक तरफ थे सिंघली समुदाय के लोग जो ज्यादातर बौद्ध हैं और देश की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा था, और दूसरी तरफ थे तमिल अल्पसंख्यक जो ज्यादातर हिंदू हैं। उन्हें हमेशा ये लगता था कि सरकारी नीतियां उनके खिलाफ हैं, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और ये जो भेदभाव की भावना थी वो एक खुले संघर्ष में कैसे बदली? इसका एक बहुत बड़ा कारण था 1956 का सिंघला ओनली एक्ट। इस कानून ने नौकरियों और शिक्षा में सिंघली समुदाय को प्राथमिकता दे दी। जाहिर है, इससे तमिल लोगों में गुस्सा और बढ़ा और जातीय तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और इसी बढ़ते तनाव का नतीजा था LTTE का बनना, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिन्हें हम तमिल टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो था 26 साल लंबा सिविल वॉर। ये दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खूनी संघर्षों में से एक माना जाता है। तो हमने नेपाल और श्रीलंका की अंदरूनी लड़ाई को देखा। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी पावर यानी भारत का इन सब में क्या रोल रहा है। यहाँ भारत के अपने पड़ोसियों नेपाल और श्रीलंका के साथ रिश्ते को देखिए। ये काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे नेपाल के साथ खुली बॉर्डर है, कल्चरल रिश्ते हैं, लोग काम के लिए आते जाते हैं, लेकिन साथ ही नेपाल की पॉलिटिक्स में दखल देने के इल्जाम भी भारत पर लगते रहते हैं। वहीं श्रीलंका के साथ व्यापार मजबूत है, सिक्योरिटी में सहयोग है, लेकिन तमिल मुद्दा और मछुआरों का मसला ये हमेशा से टेंशन की वजह रहे हैं। तो इससे एक बात साफ होती है कि भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ एक बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम है। यहाँ सहयोग और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर लेकर आती है कि एक ऐसा इलाका जहां देशों के अंदर भी इतने झगड़े हैं और आपस में भी इतने तनाव है, क्या वो कभी सच में एक हो सकता है? अच्छा, इसी सपने को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाया गया था, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मकसद सीधा साधा था कि देशों के बीच अविश्वास को कम किया जाए और एजुकेशन, कल्चर, ट्रेड जैसे मामलों में एक दूसरे का साथ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर फिर वही दक्षिण एशिया वाला विरोधाभास सामने आ जाता है। देखिए,
एक तरफ तो साथ मिलकर आगे बढ़ने का लक्ष्य है, लेकिन दूसरी तरफ देशों के बीच इतना गहरा पॉलिटिकल अविश्वास है, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव कि ये संगठन कभी अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाया। तो कुल मिला के बात यह है कि एक यूनाइटेड साउथ एशिया का ख्याल तो है, सपना तो है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो पॉलिटिकल सच्चाई है वो हमेशा रास्ते में आ जाती है। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल सही तरह से बताती है। यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल भरोसा ना होने की वजह से पूरा सहयोग हो नहीं पाता। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, क्या कभी हमारे साझा लक्ष्य हमारी पुरानी और गहरी दुश्मनी पर भारी पड़ पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये पूरी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काम की है जो एनसीईआरटी को रटना नहीं बल्कि सच में गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर शायद किसी और स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो बस पढ़ते रहिए और समझते रहिए।